गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट से ओके कर दो। वॉइस ओके है, सेशन ओके है, वॉइस ठीक है, वॉइस आ रही है सभी को। स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बलराम देव स्वागत करता हूं आप लोगों का यहां पर रीजनिंग की वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर। सिलेक्शन बैच जो आपके पास में हो जाता है, इसका जो नाम है ना, ये नाम ही रखा गया है सिलेक्शन, मैक्सिमम सिलेक्शन ये बैच दिलाने वाला बैच आपके पास में होगा। और बिल्कुल। हेलो अमन, अभी, पवन, आर्यन, सोमा, रोहित, सभी को मेरा प्रणाम। तो देखो, रीजनिंग जो है हमारे पास में, इसको कंप्लीटली अगर देखा जाए ना, तो हम लोग 8 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 8 सेक्शंस है? कोई भी आपका एग्जाम है, भले वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल का एग्जाम हो, टोटल जो हमारी कॉम्पिटिटिव रीजनिंग है, इसको 8 सेक्शन से आप समझ सकते हो। टोटल हमारे पास रीजनिंग के अंदर 8 सेक्शंस यहां पर होते हैं। और ये 8 सेक्शंस जो हमारे पास में है, इनमें आपके पास में देखो हो जाता है, हमारे पास में लेटर बेस्ड रीजनिंग होती है, यानी कि अक्षरों पे आधारित रीजनिंग, जो हमारे ए से जेड तक के अक्षर्स हैं। ठीक है, नंबर्स यानी कि संख्याओं के ऊपर आधारित रीजनिंग आपके पास में होती है। और ये टोटल 8 सेक्शन आपको कवर करने होते हैं अपनी पूरी रीजनिंग को तैयार करने के लिए। इन 8 सेक्शंस का जो वेटेज होता है ना, इस वेटेज को ही अप डाउन करता हुआ चलता है किसी भी एग्जाम की। अगर हम लोग बात करें तो यही वो चीज है जो आप लोगों की अलग अलग एग्जाम्स के अंदर वेरी करती है। ठीक है, अगर उसको सीजीएल के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो ऐसा करेगा कि प्री के अंदर आप लोगों से इन सेक्शन से क्वेश्चंस कम होंगे, मेंस के अंदर इनसे बढ़ा देगा। टीएचएसएल का पेपर है तो वो ज्यादा फोकस करेगा कि स्टार्टिंग के जो 2 सेक्शंस हैं, 50% पोर्शन इनमें से ही पूछ लिया जाए। और जब मेंस में जाएगा तो वो 50% इनमें से पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इन्हीं 8 सेक्शंस में से हर एक एग्जाम के जो क्वेश्चंस है ना, उनको आप देख पाते हो। इनमें से कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको काफी कम मेहनत की आवश्यकता होती है, तो कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको परेशान करने वाले सेक्शंस की बात करें, तो आपके पास में लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा हो जाता है जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है रीजनिंग में। और रीसेंट वेंडर चेंज के बाद में अभी जो नए बदलाव हुए, उसके बाद में ये और ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अब तो प्री में भी ज्यादा लेवल पे घुस चुके हैं ये लोग। ठीक है, ये जो सेक्शन है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर भी काफी अच्छे और लेंदी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बनाए जा सकते हैं, जहां पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है सर, आपके ऐप पर क्लासेस नहीं होंगी। देखो, जो स्टूडेंट उस पर एनरोल्ड हैं उनकी क्लासेस, जो भी लाइव बैचेस में एनरोल्ड हैं उनकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और यहाँ सिलेक्शन बैच में आप जो स्टूडेंट हैं, आपकी क्लासेस सिलेक्शन बैच के अंदर होंगी। चलिए, यहां देखो, ये पूरे 8 सेक्शन है हमारे पास में। अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग हो जाती है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस होती है आपकी सामाजिक समझ। आपके सिलेबस को कभी आप देखोगे तो उसके अंदर मेंशन होता है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके आसपास बहुत तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में आपकी नॉलेज कैसी है। जैसे आप लोगों से जी के आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जानवर, जानवर के बच्चे का नाम क्या होगा, जानवर के फीमेल पार्टनर का नाम क्या होगा। ठीक है, उसकी स्पेशल एबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाती है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो है हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर होता है, डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो। ठीक है, रोड है, रोड का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है, व्हीकल्स किस लिए यूज होते हैं। ये जो सारी नॉलेज है जो आपके इर्द गिर्द दैनिक जीवन के अंदर घूमती है, ये होती है सोशल इंटेलिजेंस। और इसके ऊपर बेस्ड ऑन आप लोगों से एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटीज जो है वो आप लोगों की चेक की जाती है। जैसे आप लोगों से अभी रिसेंट एग्जाम्स की मैं बात करूं, रोल नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। इसके अलावा बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 8 सेक्शंस हैं। इन पूरे 8 सेक्शंस को हम इस कंप्लीट सिलेक्शन बैच जो है इसके अंदर कवर करेंगे। 8 सेक्शंस को हमारी शुरुआत होगी, सबसे पहले सेक्शन जो हो जाता है हमारे पास में लेटर बेस्ड रीजनिंग, यानी कि अक्षर आधारित रीजनिंग से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे, यह आपके पास में हो जाता है लेटर बेस्ड रीजनिंग, अक्षर आधारित रीजनिंग। ठीक है,
तो अक्षर आधारित रीजनिंग जो हमारे पास में हो जाती है, इसके अंदर आपके पास में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अक्षरों का जो बेसिक्स होगा, सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे लेटर बेसिक्स से। ठीक है, यहां सीखने का जो तरीका या फिर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पूरी तरीके से अलग होगा। मेरी जो अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका भी पूरी तरीके से डिफरेंट आपको मिलने वाला है। और ये तरीका ऐसा होगा जो आपको यूनिवर्सल अप्रोचेस देगा, ऐसे थॉट प्रोसेस और सोचने के तरीके देगा जिससे आप क्वेश्चंस में अच्छा कर पाओगे। ध्यान से देखो ये हमारे पास में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर। लेटर बेस्ड रीजनिंग में आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग को कौन नहीं जानता, एक ऐसा टॉपिक जहां से सवाल आना ही आना है हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट आपके पास में हो जाता है, लेटर एनालॉजी आपके पास में है, लेटर क्लासिफिकेशन है, मिसिंग लेटर आपके पास में है, और लेटर सीरीज और सीक्वेंस आपके पास यहां पर है। टोटल ये हमारे पास में 6 सेक्शंस यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो 6, इनको आप टॉपिक बोल लो या लेटर बेस्ड रीजनिंग के पार्ट्स आप इनको बोल लो। आप लेटर बेस्ड रीजनिंग को कवर करोगे, मतलब आपने ये सारे टॉपिक सीखे हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके सारे कवर होंगे। और इन सब के लिए जो बेसिक्स, इन सब के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास में यहां पर हम लोग करेंगे लेटर बेसिक्स के थ्रू। ये जो क्लास है इसमें हम लोग अक्षरों के बेसिक्स को देखने वाले हैं। अक्षरों के बेसिक्स में अक्षरों का ऑर्डर है, उनकी नंबरिंग है, उनके बीच में लगने वाला साइक्लिक रिलेशन, किस तरीके से दो अक्षरों के बीच में रिलेशंस को देखा जाता है। एक अगर वर्ड फॉर्मुलेट हो रहा है हमारे पास में, तो लेटर से वर्ड फॉर्मुलेट होने में किस तरह के रिलेशंस होते हैं, अनस्क्रैम्बलिंग किस तरीके से की जाती है, सम ऑफ लेटर्स किस तरीके से देखे जाते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स किस तरीके से रिलेट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों की डिस्कस होंगी लेटर बेसिक्स के अंदर। आप ये समझ लो, ये जो सेशन है, इस सेशन के कॉन्सेप्ट इन सब टॉपिक में काम में आते हैं। यहां लेटर बेसिक्स के अंदर आप वो चीजें पढ़ोगे जो हर एक टॉपिक के अंदर आप लोगों के लिए काम में आएगी। हर एक टॉपिक के अंदर ये चीजें काम में आती हैं। अक्षर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग यहां पे, और अक्षरों के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, अक्षर की एप्लीकेशन हमारे पास में क्या होती है, ये आप देखते हुए चलोगे। चलिए, तो लेटर बेसिक्स से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सेक्शन हमारा अक्षर आधारित रीजनिंग का है, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लेटर बेसिक्स से। और लेटर बेसिक्स में हम लोग जो भी हमारे पास में यूजफुल मूलभूत चीजें होती हैं अक्षर के बारे में, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस में प्रयोग आती हैं, आप लोगों को आनी चाहिए, वो हम यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लेटर बेसिक्स जो है ये हम लोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लेटर बेसिक्स के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं। लेटर बेसिक अगर आपने तैयार कर रखा है तो ये लेटर बेसिक्स इन सारे टॉपिक्स के अंदर काम में आएगा। इनको आप टॉपिक बोल लो, लेटर्स पे पूछे जाने वाले डिफरेंट टाइप आप बोल लो, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, एनालॉजी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसी तरीके से लॉजिक्स देखे जाते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग देखते हैं। लेकिन इंटरनली इन सब टॉपिक्स के अंदर आपको एक लेवल पे अक्षरों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, और वही बेसिक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले तो बचपन में स्कूल के अंदर आप लोगों ने ए से जेड तक के अल्फाबेट जो हैं वो याद कर रखे हैं। ये सर ABCDEFG HIJK LMN OPQRST UVWX YZ रटा था, रटवाया गया था। ठीक है, गुरुजी पिटाई करा करा के याद करवाते थे आपको। अब जो है आप लोगों को यहां पे जो बेसिक लेटर नॉलेज है इसको हम लोग यहां पर लेंगे। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, बेसिक जो लेटर नॉलेज आपके पास में होती है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं देखो आप पढ़ते हुए चलो, कमेंट मुझे सबके दिखाई दे रहे हैं, आई कैन सी एवरीवन्स कमेंट। ठीक है, और जुड़े रहो, क्लास बहुत जबरदस्त तरीके की होने वाली है। लेटर्स को इस नजरिए से आपने देखा नहीं होगा जैसा हम लेटर बेसिक्स के अंदर देखने वाले हैं। तो यहां हम लोग यूजफुल लर्निंग्स जो हमारे पास में लेटर्स के बारे में उपयोगी जानकारी होती है उन्हें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अक्षर जो है हमारे पास में, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अक्षरों के क्रम के साथ। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइन के अंदर आते हो तो सबसे पहले ए से जेड तक के जो अक्षर आपने याद करें, इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। यहां से आप लोगों की स्पीड और कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका यहां से बढ़ता है। देखिए,
ऑर्डर ऑफ द लेटर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में हमारे पास में जो ए से जेड तक के 26 अक्षर हैं, अगर इनको शुरुआत से काउंटिंग दी जाए तो हमारे पास में ए हो जाएगा 1 नंबर पे, बी 2 नंबर, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है, एफ 6 है, जी 7 है, एच 8 है, आई 9 है, जे 10 है, के 11 है, एल 12 है, एम 13 है। इसी तरीके से एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये सारे ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। ये जो हमने काउंटिंग करी है, जहां पे ए को 1 नंबर दिया है और जेड को 26 नंबर दिया है, ये होती है हमारे पास में फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। क्या होती है? फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, जिसमें हम एक फॉरवर्ड ऑर्डर में सारे के सारे जो अक्षर हैं इनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जेड को 1 नंबर दें, यानी कि पीछे से काउंटिंग करें अक्षरों की, जेड से ए तक की काउंटिंग हम लोग देखने वाले हैं, तो हमारे पास जेड हो जाता है 1 नंबर पे, वाई 2 नंबर पे, एक्स 3 नंबर पे। और ये जो उल्टा क्रम आपके पास में है, जहां हमारे पास जेड को 1 नंबर और ए को 26 नंबर दे दिया जाए, इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। इसको क्या कह देते हैं हम लोग? बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। और ये दोनों ही तरीके से जो काउंटिंग हमारे पास में है, ये आपके सवालों में काम में आती है। आपको इसे रटना है, रटने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आप सुबह शाम इनका रट्टा मारो, अब तक अगर आपको याद नहीं है, या कोई भी तरीका आप अपना लो, आपको ए से और जेड तक का फॉरवर्ड ऑर्डर तो एटलीस्ट अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम्स के अंदर आप लिख सकते हो, पेज मिलेगा, सारी चीजें, फिर भी जो स्पीड कंपटीशन के लिए आपको चाहिए होती है, उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए से जेड तक का ऑर्डर है। कोई भी प्रोसेस आप लगा सकते हो। ए बी सी डी हमारे पास एग्जाम के ऑप्शंस भी होते हैं, इनसे आप याद कर सकते हो। 1 2 3 4 इनका ऑर्डर हमारे पास में होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये तो शुरुआत के होते हैं, इनका ऑर्डर कोई नहीं भूलता है यहां पे। ठीक है, F6 को फ्यू 6 से आप यहां पर याद कर सकते हो। ठीक है, G7 समिट हमारे पास में होती है, G7 समिट से आप याद रख सकते हो कि G का जो ऑर्डर है हमारे पास 7 है। H8 दोनों का स्ट्रक्चर जो है, अगर 8 को हम लोग बनाते हैं डिजिटली तो कुछ बाबू इसी तरीके से दिखाई देता है, तो दोनों को स्ट्रक्चर से ध्यान रख सकते हो। H8 हमारे पास में होता है। ठीक है, आई का हमारे पास में ऑर्डर होता है 9। याद रखने के लिए इनिशियली आप ऐसे दिमाग में दोहरा सकते हो, आई नो, मैं जानता हूं, आई 9 है। ठीक है, जे के हमारे पास में याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर हाईवे संख्या 1011। ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको अभी तक ऑर्डर याद नहीं है। आप इन तरीकों को अपना सकते हो, फिर भी इवेंचुअली इन दी एंड आपके दिमाग में ये रटी हुई होनी चाहिए। शुरू में आप याद रखने के लिए ऐसी चीजों को दोहरा सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको रटनी ही है ये चीजें। ए से जेड तक का जो क्रम है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्विकली मैं आपको बताता हुआ यहां पर चल रहा हूं। नेक्स्ट देखो, यहां हमारे पास में एल जो है ये 12 नंबर पे होता है, L12 M13 हमारे पास में होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरा तेरा। ठीक है, मेरा तेरा, कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर पाओगे। एन हमारे पास 14, ओ हमारे पास 15 है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ओम प्रकाश का घर संख्या 15 16। ठीक है, ये मैं नॉर्मल बेसिक टेक्निक्स बता रहा हूं, ये टेक्निक इतनी यूजफुल नहीं है। इन दी एंड आपको कुछ दिनों में ऑर्डर्स याद हो जाने चाहिए, अगर अब तक आपको याद नहीं थे। ये सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ठीक है, देखो QRST, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। क्यू से हमारे पास में हो जाएगा क्वीन, आर से राजा, इनकी करा देते हैं शादी। ठीक है, तो देखो 17 की रानी, 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में शादी। 17 की उम्र की क्वीन, 18 की उम्र का राजा, 19 की उम्र में शादी और 20 की उम्र में तलाक, डाइवोर्स। ठीक है, याद रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 को तलाक, फ्री। ठीक है, यूवी जो है 21-22 की उम्र में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो आप यूज यहां पे एक टेक्निक दिमाग में रख सकते हो। यूवी ने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगेन ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं याद रखने की, ये सिर्फ एक बिगिनर विद्यार्थी के लिए है जिसने रीजनिंग को भी पढ़ना शुरू किया है।
ठीक है। और आपको इन टेक्निक्स के थ्रू शुरुआत में थोड़ा सा आपको याद रखने में ये फनी तरीके आपके लिए यूजफुल होंगे। WXYZ लास्ट के 4 लेटर्स हैं, 23, 25, 26 इनका ऑर्डर हमारे पास में होता है। इससे ज़्यादा और कोई टेक्निक के पीछे आपको नहीं भागना है। कुछ अल्टरनेट मेथड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपकी याद रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास A से Z तक का ऑर्डर है। अब कान खोल के सुनो, इसे तुम पानी पी के याद करो या दूध के साथ में याद करो, ठीक है, घूमते फिरते याद करो या कहीं पे चिपका के याद करो, आपको इन दी एंड ये चीजें याद होनी चाहिए, याद होनी ही चाहिए A से Z तक के ऑर्डर। ठीक है, और कोई अल्टरनेट अप्रोचेस की यहां पे आवश्यकता नहीं है, 100 तरीके इनको याद रखने के देने की आवश्यकता नहीं है, कुल मिला के रटने हैं। मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं जो आपको लेटर्स के ऑर्डर याद रखने में मदद करेंगे, बट स्टिल आपको रटने ही हैं, रटे हुए ही होने चाहिए। और इस लेवल पे रटे हुए होने चाहिए। मैं बोलूं एस कितना, तुम बोलो 19, एस से शादी 19 हमारे पास में होगा, जे 10 है, के हमारे पास में यहां पर 11 है, यू की बात करूं 21 हमारे पास में हो जाएगा, F6 हमारे पास में होगा, फ्यू 6 से आपने याद करा, E5 हमारे पास में होता है, जे 10 आपके पास में होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ऑर्डर तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई दूसरा दिमाग के अंदर थॉट आपको नहीं लेकर के आना है, फॉरवर्ड ऑर्डर रटा हुआ होना चाहिए। आप ये समझ लो लेटर बेस्ड रीजनिंग हर एक एग्जाम का कम से कम 20% वेटेज रखती है। SSC CGL के अंदर अगर बात करें प्री में 25% से ज्यादा वेटेज होता है, CGL और CHSL के अंदर। आपके फेज 12 तक के जो पेपर हुए हैं 50% वेटेज अकेला लेटर बेस्ड रीजनिंग का होता है, उसके अंदर उठा के देख लो, 2024 के PYQs मैंने करवा रखे हैं, जाके देख लो, 50% पोर्शन इसके ऊपर था। अगर मेंस की भी बात करें ना हम लोग, तो मेंस के अंदर भी लगभग 15 से 20% वेटेज अकेला इस सेक्शन से आता है। और इस सेक्शन के मूलभूत सबसे चीज हो जाती है कि आपको इनके ऑर्डर्स याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां सर हमारे पास में A से Z तक तो हमने बचपन में याद किया है, ABCDEFG HIJKLMN OPQRST UVWXYZ। ठीक है, ये हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब भैया ये तो रीजनिंग है, आपको सोचने पे मजबूर करेगी। कोई पूछ ले Z के बाद क्या आएगा, बताओ Z के बाद क्या ऐसी चीज हमारे पास में आएगी। ठीक है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि एक बार बताया था बलराम सर ने और याद हो गया, याद ही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, याद ही होना चाहिए, अल्टीमेटली रटना है। अब देखो कि सर Z के बाद में हमारे पास में क्या आएगा। तो रीजनिंग के अंदर जब हम लोग तर्क करते हैं या अक्षरों के ऊपर तर्क पूछे जाते हैं, इसकी शुरुआत हो गई थी बहुत पहले। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कोड लैंग्वेजेस में बात होती थी, क्योंकि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सुना जा सकता था, ट्रैक किया जा सकता था। तो जर्मन्स आपस में कोड फॉर्म में बात किया करते थे। जो जर्मन सोल्जर्स थे ना, और उनके कमांडर्स उनको कमांड देते थे कि भैया कौन सा शहर तबाह करना है, कहां अगला अटैक होगा, ये चीजें कोड के रूप में बात होती थी। और जो कोड वो लोग यूज करते थे वो लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन कोड थे। ये कोड डिकोड हुए थे बहुत समय बाद में, और डिकोड होने के बाद में हर एक देश को पता लग पा रहा था कि अगला आदेश क्या है, जर्मन सोल्जर्स का अगला अटैक कहां होगा। और वहां से ये खूबसूरत सी चीज, यानी लेटर्स के ऑर्डर और इनके बीच में किस तरीके से कोडेड रिलेशंस देखे जाते हैं, शुरुआत हो गई थी वहीं से। उसके बाद में हर एक देश ने ये जो है अपनी सीक्रेट एजेंसीज हो या उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन सबको ये चीजें जो है कंपलसरी सीखने के लिए बोल दिया था कि इस लेवल के तर्क आपके दिमाग में होने चाहिए। और रीजनिंग के अंदर अच्छा खासा वेटेज रखते हैं लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन टॉपिक्स आप लोगों के। जैसा मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 20 से 25% का वेटेज इस अकेले टॉपिक का होता है। CGL प्री हो या फिर हमारे पास CHSL प्री हो, CPO का एग्जाम है या स्टेनो का एग्जाम है, ठीक है, या फेज वाले एग्जाम्स आपके पास में हो जाते हैं, MTS का पेपर हो या GD का पेपर हो, SSC का कोई एग्जाम हो या बाकी सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम आपके पास में है, अपने आप में इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो रट लेना। हम थे यहां पे कि अगर हमसे पूछा जाए Z के बाद में क्या आएगा, तो यहां जो रिलेशन हम लोग कंसीडर करते हैं
हम ये नहीं कहते कि जेड के बाद तो अक्षर खत्म हो जाएंगे, जेड के बाद में कुछ नहीं आएगा। एक स्कूल के बालक से पूछोगे कि ए से जेड तक के अल्फाबेट सुना दे, वो सुना देगा, और उससे पूछोगे जेड के बाद क्या आएगा, तो बोलेगा अरे भैया जेड के बाद कुछ नहीं आता। लेकिन आपको अब बोलना है कि जेड के बाद में वापस से ए आ जाता है, जेड के बाद वापस से क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो पूरी रीजनिंग के दौरान जब भी आप प्रश्नों को हल करोगे या आपको जेड के आगे बढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कहना है कि जेड के बाद वापस से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। इस तरीके से आपको जवाब देना है। कोई पूछ ले कि ए से तो शुरुआत हो रही है, ए के पहले क्या था, ए के पहले क्या आया है, तो ए के पहले भी आपको यह बोलना है कि ए के पहले जेड है, जेड के पहले एक्स है, एक्स जेड के पहले वाई है, वाई के पहले एक्स है, एक्स के पहले डब्लू है, डब्लू के पहले वी है, वी के पहले यू है। इस तरीके से हमारे पास अल्फाबेट है, यानी कि एक सर्कुलर रिलेशन हमारे पास अक्षरों के बीच में होता है। आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे या आप लोग एनालॉजी करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, लेटर सीरीज करोगे, मिसिंग लेटर करोगे, लेटर सीक्वेंस करोगे, अल्फाबेट टेस्ट करोगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक सर्कुलर रिलेशन के थ्रू, लेटर्स के बीच में जो रिलेशन होता है इसके ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं। तो हमारे पास में यहां पर आ जाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जब भी हम कंसीडर करते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर दे रखा है मैंने यहां पे, देखो हम अक्षरों को अब तक देखते आ रहे थे इस तरीके से कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं। आप किसी बच्चे को भी पढ़ाओगे यही बोलोगे ए से जेड तक के अक्षर हमारे पास में इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के लिए कंपटीशन में अक्षर होते हैं ये, इस तरीके से आपके दिमाग में ये फिट होने चाहिए। ये हमारे पास में एक सर्कुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको अक्षरों के बारे में ये फ्रेम दिमाग के अंदर रखना है। कोई आपसे पूछ ले के बाद क्या आएगा तो एल आएगा, कोई आपसे पूछ ले यू के बाद क्या आएगा वी आएगा, कोई पूछ ले जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद ए आएगा। ये साइकिल घूमती रहेगी, कितना ही आगे आप देख लो, कोई अंत नहीं है। इसी तरीके से जब हम किसी भी अक्षरों पे आधारित लॉजिक की बात करते हैं तो हमें रिलेशंस को इसी प्रकार से क्लॉकवाइज कंसीडर करना होता है। यहां अंत नहीं है। ए के पहले भी, ए के पहले क्या आता है तो ये नहीं बोलेंगे ऐसे तो शुरुआत हो रही है, हम बोलेंगे ये ले भैया ए के पहले जेड आता है। ए के 2 स्थान पहले क्या आएगा, ए के 2 स्थान पहले वाई आएगा। ए के 3 स्थान पहले क्या आएगा, ए के 3 स्थान पहले एक्स आएगा। बी के 2 स्थान पहले क्या आएगा, जेड आएगा। बी के 4 स्थान पहले क्या आएगा, एक्स हमारे पास में आएगा। सी से 6 स्थान पहले हमारे पास क्या आएगा। तो इस तरीके से हम यहां पे लेटर्स को इस प्रकार से नहीं मान रहे हैं कि ए से शुरू और जेड पे खत्म, ये शब्द नहीं आना चाहिए। हमारे पास लेटर्स के बीच में एक क्लॉकवाइज रिलेशन यहां पर होता है। ठीक है, एक सर्कुलर रिलेशन हमारे पास में होता है हमारे 26 अक्षरों के बीच में। ठीक है, तो अब से कभी भी हमें तर्क करना है, किसी भी टॉपिक के अंदर तर्क करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी अक्षरों में, जितने भी हमारे पास अक्षर हैं सभी अक्षरों में, ठीक है, क्या होता है, सर्कुलर रिलेशन हमारे पास होता है। किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, सर्कुलर रिलेशन होता है। ठीक है, एक सर्कुलर रिलेशन होता है। हम कभी भी ये नहीं मानेंगे जेड के बाद तो अक्षर खत्म हो जाते हैं, जेड के बाद तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास अक्षर कुछ इस प्रकार से होते हैं। और अब आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम अक्षरों में कोई रिलेशन देखते हैं तो अक्षरों में रिलेशन की बात होते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अक्षरों के बीच में क्या रिलेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि ए का भाई बी है, बी की बहन सी है, डी का फादर एफ है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो आप लोग ब्लड रिलेशन में पढ़ोगे कि हमारे बीच में रिलेशंस हैं चाचा भुआ, ताया भाई बहन, नाती पोता, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, ये सारे रिलेशंस हैं। हमारे पास अक्षरों में तो ऐसा रिलेशन नहीं है। अब अगर अक्षरों में रिलेशन है तो वो रिलेशन देखा जाता है 2 प्रकार से। एक हमारे पास में ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है जिसमें हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिलेशन की। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया एच के 2 स्थान बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो हमने देखा कि एच के 1 बाद में आई आता है और 2 स्थान बाद में जे आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा हमारे पास में जे। फिर हमने कहा
अगर आपको अक्षर्स में रिलेशन ही देखना है तो एक तो तरीका हुआ कि हम घड़ी की दिशा में संबंध को देख सकते हैं। ठीक है, दो रास्ते हुए। अगर मैं आपसे कह दूं एच से जे तक जाना है तो एक तरीका तो यह है सबसे छोटा इस टाइम पे कि छोटा रास्ता तो ये एच से जे चला जाए। लेकिन पता चला आप में से एक अड़ियल है कि सर मैं तो सीधा नहीं चलता, मैं तो उल्टा कूद जाता हूं, मेरे को कोई इस रास्ते में जाने के लिए बोलता है तो मैं तो उल्टी तरफ भाग जाता हूं। ठीक है, तो यहां भी ऐसा होता है एक बैकवर्ड रिलेशन। एच से हमारे पास उल्टा रिलेशन अगर चाहिए तो ये भी तो एक रास्ता है यहां तक पहुंचने का। ठीक है, तो यहां से आता है हमारे पास में वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये कि लेटर्स के बीच में रिलेशन देखते टाइम आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सर्कुलर रिलेशन मान के चलते हैं अक्षरों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षरों पे शुरुआत करने से पहले का पॉइंट कि हम इनके बीच में एक सर्कुलर रिलेशन यहां पे मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर हमसे अक्षरों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, दो अक्षरों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक तो तरीका हुआ कि हम फॉरवर्ड चलें, जिसे हम लोग यहां पर कह सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि घड़ी की दिशा में 2 स्थान आगे आप चल रहे हो, घड़ी की दिशा में 2 स्थान आगे चल रहे हो। दूसरा तरीका एच से ही जे तक पहुंचने का यह हो सकता है कि हम उल्टे भाग रहे हैं और उल्टा भाग के पहुंच रहे हैं जे तक, क्योंकि हमारे अक्षर तो जब हम लॉजिकल सोचते हैं तो एक सर्कुलर रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। और अगर सर्कुलर रिलेशन है तो किसी भी सर्कल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के दोनों रास्ते हैं, घड़ी की दिशा या घड़ी की दिशा के विपरीत। तो यहां से मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट के रिलेशंस को हम हमेशा दर्शाते हैं प्लस से। जब भी दो अक्षरों के बीच में अंतर पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट को बता रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट से मतलब है फॉरवर्ड ऑर्डर को बता रहा है। ठीक है, तो जैसे ये प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 2 हमारे पास में फॉरवर्ड डिफरेंस है। क्या है ये? फॉरवर्ड डिफरेंस है, यानी कि घड़ी की दिशा में देखा गया डिफरेंस है। एच से जे में, एच से जे तक जब हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो 2 स्थान प्लस में आप आ गया हो। इसी तरीके से हमारे पास में होता है। ठीक है, अब देखो इनमें फॉरवर्ड रिलेशन आप बताओ, आपकी पूरी रीजनिंग के अंदर आपको ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपको रीजनिंग के हर टॉपिक के अंदर हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में आप वही करोगे, लेटर्स के बीच में रिलेशन देखना। एनालॉजी में आप यही चीज चेक करोगे, क्लासिफिकेशन में आप यही चीज चेक करोगे, अल्फाबेट टेस्ट में आप यही चीज चेक करोगे, लेटर सीरीज में आप यही चीज चेक करोगे, मिसिंग लेटर में, लेटर सीक्वेंस में, सभी जगह ये वाली चीज आपको देखनी। तो मैंने यहां पे कहा कि एक्स और बी में रिलेशन हमको चाहिए, तो हम क्या लेकर के चलते हैं? जेड पे अल्फाबेट खत्म नहीं होते, जेड के बाद तो वापस से ए आ जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए एक्स और बी में क्या रिलेशन होगा, तो सर 24 होता है एक्स, बी होता है 2 नंबर पे, और इनके बीच में अगर देखा जाए तो 22 का डिफरेंस है। क्या है? 22 का डिफरेंस है। लेकिन हमको डिफरेंस नहीं, हमको तो फॉरवर्ड भी चलना है आगे। अभी सर आपने बताया एक्स से बी पे जाना है, हमको क्या करना है? एक्स से बी पे जाना है। तो एक्स है हमारे पास में यहां पे और बी है हमारे पास में यहां पे। अगर मुझे एक्स से बी तक जाना है तो ध्यान से देखना, एक्स से वाई पर गया 1 स्थान आगे, एक्स से जेड पर गया 2 स्थान आगे, एक्स से ए पर गया 3 स्थान आगे, एक्स से बी पर गया 4 स्थान आगे। यानी कि फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो हमें 4 स्थान आगे चलना था। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा जिसे हम प्लस चिन्ह से दर्शा रहे हैं, तो प्लस में तो रिलेशन है एक्स और बी में प्लस के 4 का। और अगर हमसे कोई पूछ ले माइनस, माइनस का मतलब है घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है, घड़ी की दिशा के अगर विपरीत रिलेशन देखोगे तो आपके पास में इसी तरीके से रिलेशन आएगा। तो +4 और -22। अब देखो एस और वाई में रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? एस और वाई में। तो हमें पता है सर एस अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? नंबर 19 पे आता है सर। और अगर वाई की बात करें, वाई 25 नंबर पे आता है। तो अगर हमें एस से और वाई तक जाना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन किस तरीके से आएगा? जो हमने देखा है इनके डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ऑन। तो बताओ कैसे चलें? घड़ी की दिशा में चलें
घड़ी की दिशा में चलोगे तो 19 से 25 आ रहा है, कितने स्थान आगे जाना है कि सर 6 स्थान आगे जाना है। आप सीधा गणित लगा दो, सीधा नंबर्स में रिलेशन देख लो, 19 + 6 25 हो गया सर। तो मुझे बताओ, ये चीज हम लोग तुरंत देख पा रहे हैं +6। अब देखो बी से एफ पर जाना है तो हमने क्या देखा सर, बी है 2 नंबर, एफ है 6 नंबर पे, हमारे पास में 2 में कितना ऐड करें कि 6 आएगा +4, यानी कि घड़ी की दिशा में बी से एफ तक जाने के लिए कितने स्थान आपको आगे जाना है। शब्दों को सुनना, हाउ मेनी प्लेसेस वी नीड टू गो फॉरवर्ड, कितने स्थान हमको आगे जाना है, 4 स्थान हमको आगे जाना है। वी नीड टू गो 4 स्टेप फॉरवर्ड, 4 स्थान आगे आपको जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं स्थान आगे जा रहे हैं, ठीक है, +4। अब देखो इधर देखो, अगर हमें F से और S पे जाना है तो F होता है अंग्रेजी वर्णमाला पे 6 नंबर पे और S से शादी 19 में, तो ये हमारे पास कितने स्थान आगे जाना पड़ेगा कि सर 13 स्थान आगे जाना पड़ेगा, 13 प्लेसेस हमें आगे जाना है। अब बात आ गई कि सर ये चीज तो हम तुरंत बता पा रहे हैं कि प्लस में रिलेशन क्या है। कई जगह हम प्लस का रिलेशन तुरंत देख पाते हैं, कई जगह हम माइनस का रिलेशन तुरंत देख पाते हैं। लेकिन अगर सर 2 संबंध हैं, दोनों हमें एक बार में बताने हैं, तो कोई तरीका ऐसा हो जाए जिससे हम एक बार में नहीं बता सकते, एक बार में बता पाए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिलेशन क्या होंगे। ठीक है, ये क्लास रोज होगी या नहीं, ये क्लास आप लोगों की डेमो क्लास है सिलेक्शन बैच के लिए, ठीक है, और डेमो क्लासेस हैं। बाकी आपको इस बैच से जुड़ना है तो इस बैच के लिए आपको जो है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी और सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे जाकर के आप मेरे स्पेशल बैच के साथ में जुड़ पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो +4 -22, तो अब जैसे ये हमने देखा कि सर दोनों दिशाओं में रिलेशन, ये तो था घड़ी की दिशा में और ये है घड़ी की दिशा के विपरीत। आपको ये दोनों रिलेशन आने चाहिए। आप लेटर्स के ऊपर कोई भी सवाल सॉल्व करते हो, आपको ये दोनों रिलेशंस तुरंत क्लिक होने चाहिए, 1 सेकंड में ना सोचना है, ना आपको कोई इस तरह का डायग्राम देगा एग्जाम में जिसमें आप तुरंत देख सको कि फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है, बैकवर्ड कितना चलना है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा किया जाए कि आप तुरंत बता सको। ध्यान से सुनना, यहां पे आएगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां आपके पास में वो कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाला हूं। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपके पास में कि 2 अक्षरों के बीच में अगर आपको अंतर देखना है तो 2 अक्षरों के बीच में फॉरवर्ड रिलेशन है, बैकवर्ड रिलेशन है, इन दोनों को आपस में रिलेट कैसे करोगे, तो इन दोनों का योगफल हमेशा 26 होगा। इन दोनों का योगफल हमेशा क्या होगा, 26 हमारे पास में होगा। ध्यान से देखो यहां पे अगर हमें S से Y तक गए +6 हमारे पास हो रहा है, तो ध्यान रखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का योगफल कितना है, 26। तो हम तुरंत बता सकते हैं -20 करने पर Y आएगा। माइनस दिखा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में आप चले हो, माइनस क्या दिखा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में आप चल रहे हो, ठीक है, और प्लस दिखा रहा है घड़ी की दिशा में आपने रिलेशन देखा है। हमारे पास अक्षरों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, सर्कुलर रिलेशन होता है, और सर्कुलर रिलेशन है तो 2 अक्षरों के बीच के रिलेशन दोनों तरीके से आने चाहिए। +6 है तो तुरंत अपने दिमाग में रखो 6 और 20 26, माइनस में माइनस का 20 होगा। तो अब मुझे बताओ कि +4 है तो माइनस कितना होगा, -22 होगा सर, क्योंकि 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब मुझे बताओ +13 है तो माइनस में कितना होगा, 13 और 13 हमारे पास 26 होता है, तो हम माइनस का तुरंत रिलेशन बता पा रहे हैं 26। ठीक है, प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है, प्लस है घड़ी की दिशा में आपने रिलेशन देखा और माइनस है घड़ी के विपरीत। यहां पे प्लस और माइनस जोड़ बाकी के लिए नहीं है, प्लस और माइनस आपको यह दिखा रहे हैं कि अक्षरों में जो रिलेशन आपने देखा है वो घड़ी की दिशा में देखा है या घड़ी की दिशा के विपरीत देखा है, क्योंकि सर्कुलर रिलेशन हम लोग लेटर्स में लेकर के चलते हैं। और ये दोनों तरीके से आपको देखना आना चाहिए। पूरी के पूरी अक्षरों पर आधारित रीजनिंग का सबसे कोर बिंदु, सबसे जरूरी चीज आपके पास में यही हो जाती है।
ठीक है, तो यहां क्या कॉन्सेप्ट आपको मिला? कॉन्सेप्ट आपको मिला है कि दो अक्षरों के बीच का जो अंतर होता है, यह अंतर कितना होगा हमारे पास में? इनमें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का योगफल 26 हमारे पास में होता है, 26 हमारे पास होता है। इस 26 से तुरंत बता पाओगे। चलो, अब सब तैयार हो? सबके आंसर्स मुझे दिखाई देने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। शुरू करो। ये हमारे पास में है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिलेशन बताना है हर कमेंट के अंदर। शुरुआत करो यहां से, ठीक है। वाई और जे में रिलेशन देखना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होगा, तुरंत कितना जल्दी लिख सकते हो। लेट्स सी आप में से कितने लोग सिंसियर हैं और ये चीज आंसर कर पाते। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा और कितने लोग कमेंट्स में इनके आंसर बता पाएंगे। चलिए, चलिए यहां देखो सभी के कमेंट वेरी गुड। अनुराग, रोहित, राज, सोमा, शत्रुघ्न। तो देखें यहां देखो, वाई से जे अगर हमारे पास में आ रहा है, वाई से जे अगर हमारे पास में आ रहा है यहां पे, तो आप रिलेशन को कुछ इस प्रकार से देख पाओगे कि सर 25 से 10 आया है, माइनस का 15 आपके पास में हो रहा है। ठीक है, माइनस का 15 हमारे पास में, तो प्लस में रिलेशन क्या होगा मुझे बताओ? कि सर योगफल होता है 26, मुझे प्लस में पूछा गया है तो प्लस में हो जाएगा 11, 15 और 11 26। यहां देखो m से 22 आ रहा है, प्लस में रिलेशन क्या होगा हमारे पास में? 13 से 22 आया है, तो 13 में कितना ऐड करोगे कि 22 आ जाएगा? कि सर हमें 9 ऐड करना पड़ेगा। 13 और 9 कितना हो गया? 22 हमारे पास में। तो माइनस कितना करें सर? बैकवर्ड रिलेशन कितना होगा? तो हमें पता है यहां पे कि 17 और 9 जो है ये हमारे पास 26 हो रहा है। तुरंत आप बता पाओगे कि फॉरवर्ड रिलेशन है +9 का और बैकवर्ड रिलेशन है हमारे पास में इस तरीके से। नेक्स्ट आओ, Q से Y आ रहा है हमारे पास, 17 से 25 यहां पे आया है, तो आप देखो 17 से 25 अगर आ रहा है तो प्लस में कितने स्थान आगे आपको जाना है? प्लस में आप देखोगे 17 से 25 के लिए आपको कितने स्थान आगे जाना है? कि सर यहां देखा जाए तो हमें 8 स्थान आगे जाना है। ठीक है, और बैकवर्ड की अगर हम लोग बात करें, 8 स्थान आप आगे चले गए। ठीक है, बैकवर्ड कितना होगा? तो बैकवर्ड रिलेशन को तुरंत आप बता पाओगे कि सर 26 योगफल होता है, तो 18 और 8 हो गया हमारे पास 26, माइनस में होगा 18। यानी कि अगर आपको प्लस में रिलेशन पता चल रहा है फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड आप तुरंत बता सकते हो, और अगर बैकवर्ड पता है तो फॉरवर्ड आप तुरंत बता सकते हो। ये दोनों नजरिए आपको एग्जाम्स के अंदर पता होने चाहिए और सबके कमेंट दिखने चाहिए। चलिए, यहां देखो n से p हमारे पास में आ रहा है, तो आप देखोगे यहां हमारे पास में हुआ है +2। ठीक है, और n से p आ रहा है +2, माइनस में कितना होगा? तो ध्यान से देखो, 24 और 2 हो जाता है 26। तो इस तरीके से आप इसको दर्शा पाओगे। पूरी रीजनिंग के अंदर जहां भी आप भले कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करो, या आप लोग लेटर एनालॉजी, लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन 7-8 टाइप होते हैं, 20 से 25% का जो वेटेज है ना, सब में हर बार आपको यही चीज करनी है, यही चीज बार बार आपके लिए रिपीट होगी। ठीक है, और देखो के से 17 आ रहा है, के होता है 11, क्यू होता है 17 नंबर पे, तो ऑर्डर तो आपको रटे हुए होने चाहिए। ऑर्डर आपको रटा हुआ है, उसके बाद देखो 11 से 17, सर ये 6 स्थान आगे गया, और हमारे पास बैकवर्ड रिलेशन चाहिए, तो 20 और 6 हो जाता है 26, माइनस में होगा 20, 26। ध्यान रखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो हमारे पास डिफरेंस है, इनका योगफल हमेशा 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। यहां देखो, Q से S आ रहा है, +2 हमारे पास में हुआ, और Q से S आ रहा है, माइनस में कितना होगा? माइनस में होगा 24, 24 और 2 26। इधर देखो 17 से 1 आ रहा है, तो सर 17 से 1 में हमें ये तो नहीं दिख रहा कि प्लस कितना करना है, लेकिन हमें दिख रहा है माइनस का 16 है। कितना दिखाई दे रहा है? माइनस का 16 आपके पास में, माइनस का 16 है, तो प्लस में कितना होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस कितना होगा? 10 का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दोनों का योगफल 26 होगा। ये दोनों तरीके से दो लेटर्स के बीच का रिलेशन आप कोडिंग डिकोडिंग में यही चीज करोगे, लेटर एनालॉजी में यही करोगे,
क्लासिफिकेशन में यही होगा, सीरीज में यही चेक करोगे, सभी जगह जो भी तर्क देखे जाएंगे वो सब डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं। टी से एफ आ रहा है हमारे पास में, तो माइनस में कितना हो रहा है, माइनस में 14 आपके पास में, माइनस का 14 है, प्लस का कितना होगा हमारे पास यहां पर, ठीक है, प्लस का कितना होगा, प्लस हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 12। ये चीज आपको देखनी होती है। तो अब तुरंत जो बाकी के बचे हुए हैं इनका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, एम से यू अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है सर, एम से यू हमारे पास में आ रहा है, प्लस में अगर देखा जाए तो प्लस में ये हमारे पास में हो रहा है 8, 13 और 8 21, माइनस में देखना है माइनस का 18 होगा। इधर देखो एस से डी आ रहा है, फॉरवर्ड तो हम तुरंत नहीं देख पा रहे, लेकिन सर 19 से 4 आ रहा है तो माइनस का 15 हो रहा है। एस होता है 19, डी होता है 4, ठीक है, तो ये माइनस का 15 है, प्लस का कितना होगा, प्लस का होगा 11। तुरंत आप दोनों चीज देख सको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मैं कह रहा हूं ये नींव है, मकान खड़ा नहीं हो सकता नींव के बिना, वो वाली नींव है आप लोगों की पूरी लेटर बेस्ड रीजनिंग की, ठीक है। यहां देखो आर से ए हमारे पास में आया है, तो ये कितना हो रहा है कि सर माइनस में देखा जाए तो 17 है, तो प्लस में कितना होगा, प्लस में हमारे पास में होगा 9। तुरंत हम लिख सकते हैं दोनों का योगफल 26 होता है। 25 से 23 आ रहा है, माइनस का 2 है। अब माइनस का तो तुरंत पता लग गया, कोई प्लस में पूछ ले तो क्या हो गया हमारे पास, प्लस का 24 है, ठीक है। यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 24 लेटर्स में सेम रिलेशन को दर्शाता है। माइनस का 17 और प्लस का 9 सेम रिलेशन को दर्शाता है। माइनस का 14 और प्लस का 12 सेम रिलेशन को दर्शाता है। प्लस 12 और माइनस 14 बराबर है, आप ये समझ लो। जब भी दो अक्षरों के बीच में रिलेशन आपको देखना है, किन्हीं भी दो रिलेशंस के बीच में आप देख लो, किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच में, ठीक है। इधर देखो प्लस का 10 और माइनस 16 इक्विवेलेंट है, बराबर है, सेम लेटर आपके पास में आएगा। किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच में लगा लो, यहां पे क्यू और ए के बीच में था ना, आप यहां पे देख लेते एस और सी के बीच में, अगर आप यहां पर देखते तो भी आपके पास में यहां पे यही रिलेशन होता, माइनस का 16 और प्लस का 10। इस चीज को समझना, तो प्लस का 10 माइनस 16 के इक्विवेलेंट है, समान रिलेशन को दर्शाता है। क्लियर है। और ये लेटर्स के ऑर्डर्स को याद करते हुए चलो, पहली क्लास में मेरा पूरा फोकस यही है कि आपको लेटर्स के ऑर्डर याद हो और उनके बीच के बेसिक रिलेशंस को आप देखते हुए चलो, ठीक है। अब देखो ए से टी आ रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है कि सर प्लस में 19 हो रहा है, प्लस का तो तुरंत दिखा। 1 से 20 आ रहा है, तो इतनी मैथ तो हमको बचपन से आती है, प्लस का 19 करते ही 20 आ गया। माइनस में कितना होगा बताओ बताओ, तो माइनस में हम तुरंत कह सकते हैं कि सर 19 प्लस का है, तो हमारे पास 7 माइनस का होगा, 19 और 7 26। इधर देखो डब्लू से बी आ रहा है, तो अगर डब्लू से हम बी पे जा रहे हैं तो घड़ी की दिशा में जाओगे तो क्या अंतर है, घड़ी के विपरीत क्या डिफरेंस हमारे पास में होगा। तो देखो यहां पे अगर डब्लू से बी आया है तो माइनस का 21 आपके पास में हो रहा है। कितना हो रहा है, -21। अब प्लस में कितना होगा बता दो कि सर प्लस में होगा 5 हमारे पास, ठीक है। और जनरली जब भी हम कोई तर्क देखेंगे पूरे रीजनिंग के दौरान या लेटर बेस्ड रीजनिंग के हर एक टाइप के अंदर, जब भी हम तर्क देखेंगे तो आपको यही चीज करनी। और तर्क में -21 आपको तुरंत दिख रहा है, लेकिन लॉजिक कहीं ना कहीं +5 की सिमिलैरिटी आपको दिखा देगा, तो आपके दिमाग में क्लियर हो -21 प्लस के 5 के बराबर ही है, सेम लेटर पे पहुंचेगा। -21 करो या +5 करो। नेक्स्ट हो, एक्स से ए आ रहा है, तो सर यहां देखो -23 है, माइनस का कितना हो रहा है, -23 हो रहा है। माइनस का 23 या प्लस का 23 और 3 हो गया 26, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, एक्स से ए में तुरंत कैसे +3 लिख दिया। आपके दिमाग में ये इस तरीके से रिलेशंस जो हैं ये पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, क्लियर आपको होने चाहिए, ठीक। और माइनस प्लस का 19 -7 के इक्विवेलेंट है, किन्हीं भी दो अक्षरों में रिलेशन देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप रिलेशन देखोगे डी और डब्लू में, तो आपको यही चीज दिखेगी कि 4 से और 23 आ रहा है, प्लस का 19 है और प्लस का 19 माइनस के 7 के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है चीजें, ठीक है। लेटर्स के बीच में रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं, और ये इतनी प्रैक्टिस मैंने कराई है, साथ में लेटर्स के ऑर्डर्स को भी याद करो, ठीक है। लेटर्स के ऑर्डर्स को याद करना कितना जरूरी है आप समझ चुके हैं, ठीक है। पोजिशनल डिफरेंस हमने देखा। अब क्या चीज हमने सीखी,
पोजिशनल डिफरेंस हमारे पास में जो है, ठीक है, यानी कि पोजीशंस में जो हमारे पास में डिफरेंस है वो हमने देखा। अब ये जो पोजिशनल डिफरेंस था, फॉरवर्ड होता है हमारे पास में आगे के क्रम से, या हमारे पास में होता है बैकवर्ड, ठीक है। जो फॉरवर्ड होता है इसके लिए हमने चिन्ह यूज किया है यहाँ पे प्लस। प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है? घड़ी की दिशा में। फॉरवर्ड मतलब घड़ी की दिशा में जो डिफरेंस आप चेक कर रहे हो दो अक्षरों के बीच में। और बैकवर्ड जो हमारे पास में पीछे से पढ़ने का तरीका ये आ रहा है माइनस के थ्रू, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड इक्विवेलेंट है घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त के लिए, और बैकवर्ड इक्विवेलेंट है वामावर्त के लिए हमारे पास। ये सर्कुलर रिलेशंस है हमारे पास अक्षरों में। कैसा रिलेशन है? एक सर्कुलर रिलेशन अक्षरों के बीच में हमारे पास होता है, और ये सर्कुलर रिलेशन हमें बताता है। देखो नोट्स है ना, राज पूछ रहे हैं कि सर नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो नोट्स तो पहली बात, जो मैं आपके लिए नोट्स लेकर के आया हूँ ये अपने आप में पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डिजाइंड आपके लिए रहेंगे, और हर एक टॉपिक में ऐसा होगा कि आपको इतने ही वेल डिजाइंड वेल डेकोरेटेड आपको जो है स्लाइड्स अवेलेबल होंगी। फिर भी मैं हमेशा एक पॉइंट पे आपको फोकस करवाता हूँ कि जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल एकदम अलर्ट मोड में होता है, और आप फुल अलर्टनेस के साथ में पढ़ते हो तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको होता है, मैक्सिमम चीजें आप सीखते हुए चलते। तो इसीलिए सेल्फ नोट्स बनाओ, भले ही शॉर्ट में बनाओ लेकिन सेल्फ नोट्स अपने बनाओ। आप जहां कमजोर होंगे आप नोट्स उन्हीं चीजों के बनाते हो, इसीलिए जरूर बनाया करो। ये नोट्स तो आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए दो अक्षरों के बीच में अंतर ज्ञात करना। अब हमने यहां पे देख लिया है कि दो अक्षरों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन को देखा। दो अक्षरों के बीच में संबंध होगा, दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉरवर्ड डिफरेंस का या बैकवर्ड डिफरेंस का। आगे से क्रम में डिफरेंस देख लिया या पीछे से आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब देखो ए और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? क्या है? ए और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक। अब बीच के अक्षर नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कि बीच के अक्षर किस तरीके से ज्ञात करें, ठीक है। तो अब तक हमने डिफरेंस निकालना सीखा, लेकिन कोई हमसे पूछ ले बीच में कितने अक्षर है, ठीक है। तो पूरी रीजनिंग के दौरान एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, वो चीज है कि बीच में, बीच जो शब्द आपके पास में आ रहा है, बीच शब्द के अंदर फर्स्ट और सेकंड काउंट नहीं होता। मान लो आपको ए और टी जैसा इसने बोला है, इनके बीच में कितने अक्षर हैं ये आपसे पूछ लिया गया, तो बीच वालों में ए काउंट नहीं होता, टी काउंट नहीं होता। और ये चीज आप लोगों को पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, रैंकिंग टेस्ट हो, या आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हो, पूरी रीजनिंग के दौरान अगर बोला गया है दो लोगों के बीच में, तो उन बीच वालों में दोनों लोग शामिल नहीं होते हैं। मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ ए है 1 नंबर पे और टी है 20 नंबर पे। अगर हमें रिलेशन देखना है, ठीक है, अगर हमें रिलेशन देखना है तो ये प्लस का तो हो गया सर 19 हमारे पास, और माइनस में हो गया हमारे पास में यहाँ पर, माइनस में भी आप लिख सकते हो, माइनस का 7 हो जाएगा। तो प्लस का 19 डिफरेंस है, आपको करना क्या है? जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस है इस डिफरेंस में से एक घटा दो। क्या कॉन्सेप्ट है? इस डिफरेंस में से एक घटा दो। 18 अक्षर इनके बीच में, कितने अक्षर हैं? 18 अक्षर इनके बीच में होंगे, ठीक है। जैसे कोई पूछ ले बी और एच के बीच में कितने अक्षर हैं, बी और एच के बीच के अक्षर, डिफरेंस नहीं पूछ रहा, बीच के अक्षर कितने होंगे। तो बीच के अक्षर के लिए ध्यान से देखो, ये हमारे पास में होता है 2 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, ठीक है। अगर हम पोजिशनल डिफरेंस लें, स्थिति में अंतर लें, फॉरवर्ड अंतर हम लोग ले लें, तो ये हमारे पास प्लस का 6 यहां पे 6 स्थान बाद एच आता है। तो ये तो स्थान है, ये क्या है? स्थान। कितने स्थान बाद एच है? बाद एच आएगा। ये +6 क्या दर्शा रहा है कि कितने स्थान बाद एच आएगा, ये बीच के अंतर को नहीं दर्शा रहा। तो आपको क्या करना है, इस 6 में से एक घटाना है। बीच में अक्षर कितने हो गए? 5 अक्षर इनके बीच में होंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड हमारे पास इनके बीच में 5 अक्षर हैं। कोई हमसे पूछ ले बैकवर्ड कितने अक्षर होंगे, एक और चीज ऐड करवा रहा हूं,
कई बार आपके बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स के अंदर ये चीज पूछी गई है। अगर हमारे पास सर्कुलर रिलेशन है अक्षरों के बीच में, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि प्लस का 19 था तो एक डिफरेंस और होता है माइनस का 7। माइनस का 7 दर्शा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में आप अगर आते हो, ए से उल्टा अगर चलते हो टी तक, तो आपको 7 स्थान बाद टी मिल जाएगा। यानी कि बीच के अक्षर आप ऐसे भी देख सकते हो, 7 माइनस 1 6 अक्षर। ठीक है। तो दो तरह के बीच के अंतर आपको देखने होते हैं घड़ी की दिशा में। यह है हमारे पास क्लॉकवाइज। बीच के लेटर अगर क्लॉकवाइज पूछे हैं 18 आंसर होगा, एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा 6 आंसर होगा। ठीक है। जनरली आप लोगों से जो चीज ज्यादा पूछी जाती है वो होती है क्लॉकवाइज रेफरेंस। ठीक है। चलिए, पर दोनों तरीके से आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, सोचने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। बी से एच देखा, प्लस का 6 है, 6 अगर डिफरेंस है, 6 हमें ये दिखा रहा है 6 स्थान बाद एच आएगा, तो हमारे पास 6 में से एक घटा लो, 5 टोटल इनके बीच के अक्षर होंगे। ठीक है। बीच के अक्षर कितने हो गए हमारे पास में? बीच के अक्षर हो गए 5। ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको मिला यहां पे? कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको यहां पे जो पोजीशन में अंतर है उसमें से एक को घटा दोगे तो लेटर बिटवीन आपको मिल जाएगा, यहां पे बीच के अक्षरों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है। बीच के अक्षर केवल पूछे हैं आपसे, क्या पूछा है? बीच के अक्षर। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, कितने स्थान बाद दूसरा अक्षर आएगा ये चीज अलग है, और बीच में कितने अक्षर हैं ये आपके पास अलग है। ठीक है। ये चीज नंबर्स पे भी लागू होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये नंबर्स पे भी लागू होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो भी तो आप यही बोलोगे बीच का अंतर है 19, 19 में से एक घटा दो, 18 संख्याएं हैं। कोई पूछ ले 2 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप ये बोलोगे 5 संख्याएं हैं। इसी तरीके से यहां हमारे पास लेटर्स के बीच में हम देख रहे हैं, लेटर्स का ऑर्डर आपने याद कर लिया, तुरंत आपने बोला 6 स्थान बाद एच है, बीच में हमको आपको क्या करना है? एक घटा के बीच के अक्षर यहां पर ले आओ। ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिला बीच के अक्षर के लिए, वो हो जाता है कि आप दो अक्षरों के बीच का अंतर लो और उस अंतर में से एक घटा दो। क्या करना है? एक घटा देना है। ठीक है। मैं आपको बोल दूं, बताओ 89 और 117 के बीच में कितनी संख्याएं? तो आपको करना क्या है? दोनों के बीच में अंतर लेना है। दोनों के बीच में क्या लेना है? अंतर। अंतर कितना है? 28। 28 में से एक घटा लो, 27 संख्याएं हैं इनके बीच में। सेम कॉन्सेप्ट है ये। और मैथ्स में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग में कैसे पूछ रहा है? रीजनिंग में पूछ रहा है बताओ भैया यू और जेड के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो हमने कहा यू 21 है, जेड 26 है, प्लस में देखा जाए प्लस का 5 है। अगर ये डिफरेंस 5 है तो आपको क्या करना है? 5 माइनस 1, 4 अक्षर इनके बीच में होंगे। और आप देख भी सकते हो 4 अक्षर कौन से हैं, एक तो वी है, एक हमारे पास डब्ल्यू है, एक एक्स है और एक वाई है। क्लियर है? तो जब भी बीच का डिफरेंस देखना हो, भले ही संख्याओं में देखना हो, ये चीज संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से लेटर्स में देखते हैं। तो फंडा क्लियर है? बीच शब्द का मतलब क्या होगा? बीच में कभी भी पहला और आखिरी जो आपके पास में लेटर है उनको इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है। चलिए, अब आपको बताने हैं। ठीक है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आज के सेशन के लिए। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, तो इनके आंसर्स आप करो। ए और डी के बीच में ज्ञात करना है, तो मुझे बताओ बीच के अक्षर कितने होंगे? ठीक है। और मैं लिख देता हूं, सी और वी के बीच में अक्षर कितने होंगे? ठीक। एम और एस के बीच में अक्षर कितने होंगे? बीच के अक्षर ज्ञात करने हैं आपको, ध्यान से देना। ए होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 1 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे, और कितने स्थान बाद डी आएगा? कि सर 3 स्थान के बाद में डी आएगा, और 3 का डिफरेंस है तो आप ये देख लो 3 माइनस 1, बीच के अक्षर होंगे 2। बीच के अक्षर कितने? 2। और आप खुद देख सकते हो इनके बीच में अक्षर हैं, एक तो बी है और दूसरा सी। इधर देखो, सी और वी के बीच में पूछ लिया, सी होता है 3 नंबर पे, वी होता है 22 नंबर पे। ठीक है। तो हमारे पास स्थिति में अंतर कितना है? फॉरवर्ड स्थिति में अंतर है कि सर प्लस का 19 हमारे पास में हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? प्लस का 19 आपके पास यहां पर हुआ है।
अब प्लस का 19 है तो हमें बीच के अक्षर पूछा है, तो हम बोलेंगे 19 में से एक घटा दो, 18 अक्षर हैं इनके बीच। कितने अक्षर होंगे बीच के अक्षर? 18 अक्षर आपके पास होंगे। एम हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे है, एस हमारे पास 19 नंबर पे है। तो आप देखो 13 से 19 आ रहा है तो कितना हो रहा है हमारे पास में सर? प्लस का 6 हो रहा है। तो स्थिति में अंतर कितना हुआ? +6 का। और बीच के अक्षर अगर आपको ज्ञात करने हैं तो 6 में से एक घटा लो, 5 अक्षर इनके बीच में है। कौन कौन से 5 हैं आप खुद देख सकते हो, एन ओ पी क्यू और आर, ये पांचों हैं। तो बीच के अक्षर जब भी पूछे जाएं, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, चलिए यहां बताओ एम और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे? ठीक है, फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले। तो ये हमारे पास में हो गया 23। क्या हमारे पास में बीच के अक्षर जो हैं वो कितने इनके बीच में अक्षर होंगे, ये बताना है आपको। ठीक है? अभी तो क्या ही है इसमें, ठीक है, यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन दी लेटर्स ए एंड डी। वैसे एम और डब्ल्यू के बीच में आपको डिफरेंस याद करना, यू नीड टू फाइंड दी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स। कितने अक्षर इनके बीच में होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन दीज टू लेटर्स। चलिए 13 से 23 आ रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है सर? प्लस का 10 है। प्लस का 10 है तो आप ध्यान से देखो, ये प्लस का 10 है हमारे पास, 10 से एक कम कर दो 9। ये तो रिलेशन था, ये रिलेशन तो ये दर्शाता है कि कितने स्थान बाद डब्लू आएगा, कितने फॉरवर्ड स्थान के बाद में डब्लू आएगा। ठीक है, बीच के अक्षर आपको चाहिए, तो बीच के अक्षर कितने हो गए हमारे पास? 9 यहां पर होंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, तुरंत आंसर करो। अगला है हमारे पास में, आपको बताना है के और हमारे पास में यहां पर हमने ले लिया वाई, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, ओ और हमारे पास यहां पर आ गया यू, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, इसी तरीके से वी और हमारे पास में पी, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, कौन सबसे पहले आंसर करेगा? ठीक है, चलिए कौन सबसे पहले आंसर करेगा? हु विल आंसर फर्स्ट? यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन दीज टू नंबर्स। सभी के आंसर्स मुझे दिखाई देने चाहिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का ऑर्डर आपको याद ही करना है, रट लेना है अच्छे से, कि हमारे पास 11 नंबर पे होता है, वाई होता है 25 नंबर पे। इनके बीच में अगर आपको चेक करना है तो यहां देखो पोजिशनल डिफरेंस है 14 का, और 14 का अंतर है, तो 14 माइनस 1 कर दो, 13 अक्षर इनके बीच में होंगे। कितने अक्षर होंगे इनके बीच में? 13 अक्षर। और देखो ओ हमारे पास देखा जाए तो ओ है 15 नंबर पे और यू है 21 नंबर पे। आपको ओ से और यू तक, ओ से और यू तक का आपको चेक करना है। तो 15 से 21 आएगा प्लस का 6 करने पर, और 6 का डिफरेंस है तो 6 माइनस 1 करो, 5 अक्षर बाद हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहां देखो बी हमारे पास 2 है, पी हमारे पास 16 है, तो कितनी पोजीशन के बाद आया? 14 पोजीशन के बाद आ रहा है। 14 है तो 14 माइनस 1 कर दो, 13 के बाद हमारे पास में पी आ रहा है। कितना? 13 अक्षर इनके बीच में दे रहा है। 13 लेटर्स बिटवीन बी एंड पी। देर आर 5 लेटर्स बिटवीन ओ एंड यू। देर आर 13 लेटर्स बिटवीन के एंड वाई। के और वाई के बीच में 13 अक्षर हैं, ओ और यू के बीच में 5, बी और पी के बीच में 13 है। इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक है, चलिए आई और एस के बीच में बताओ मुझे कितने अक्षर होंगे? आई और एस के बीच में क्यों? और एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो आई होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 9 नंबर पे, और एस होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पे। तो इनके बीच के अक्षर अगर आपको निकालने हैं, क्या निकालने हैं? बीच के अक्षर। तो ध्यान से देखो 9 से 19 आ रहा है, यानी कि हमारे पास रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन यानी कि इनके बीच में संबंध जो फॉरवर्ड ऑर्डर पे है, प्लस के 10 के बाद, 10 स्थान के बाद में आ रहा है। 10 स्थान के बाद में आ रहा है, तो बीच के अक्षर कितने हो गए? बीच में अक्षर होंगे, इस 10 में से एक घटा लो, 9 अक्षर हैं। आपसे पूछ लीजिए 9 कौन कौन से हैं, तो भी आप बता सकते हो। ये 9 है, जे के एल एम एन ओ
P Q R, इस तरीके से। ठीक, X और C के बीच में बताओ। X है हमारे पास में 24 एंड C हमारे पास में है 3 यहाँ पे। ठीक है, 24 है और 3 हमारे पास में है। तो अब आप देखो 24 से 3 आ रहा है हमारे पास, बीच के अक्षर आपको ज्ञात करने हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस है 21 का। कितना है? -21, जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो बीच के अक्षर कितने होंगे, इस 21 में से एक घटा लो। अच्छा, ये प्लस और माइनस कोई जोड़ और बाकी को नहीं दर्शा रहा है, ये प्लस और माइनस दर्शा रहा है कि आपने डिफरेंस घड़ी की दिशा में देखा है या घड़ी की दिशा के विपरीत। क्योंकि हम अक्षर्स के बीच में जो रिलेशन रीजनिंग के अंदर कंसीडर करेंगे वो सर्कुलर बेसिस पे, यानी कि वृत्ताकार तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो 20 अक्षर इनके बीच में होंगे, 20 लेटर्स। ठीक, जब आप जाते हो जैसे हमारे पास में ABC, इस तरीके से अगर सर्कुलरली इनको रिलेट किया जाए तो दो तरीके से डिफरेंस हमारे पास में होता है। C होता है यहाँ पे और X होता है यहाँ पे। ठीक है, X से C फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो इनके बीच में 4 अक्षर हैं, और बैकवर्ड अगर देखा जाए तो इनके बीच में हमारे पास कितने अक्षर हैं? 20 अक्षर। ये दोनों तरीके होते हैं बीच के अक्षर देखने के। ठीक है, जनरली आप लोगों को जो टेंडेंसी रखनी है या ऑप्शंस जिस तरीके से एग्जाम में दिए जाते हैं वो कंसीडर करते हैं दो अक्षरों के बीच में जो इन जनरल इनका घड़ी की दिशा में रोटेशन है, भले ही वो X से C का हो या C से X का हो, इन 20 को जनरली आप ऑप्शंस में देखोगे। बाकी इन दोनों तरीकों से डिफरेंस निकाला जाता है। तरीके क्या हैं? दोनों सेम ही हैं, पर दोनों दर्शाते हैं कि सर्कुलरली अगर इनको हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरीके से डिफरेंस देखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में C और X के बीच में 20 अक्षर। ठीक है, हम बैठक व्यवस्था के भी सवाल करेंगे, और बैठक व्यवस्था जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में आप पढ़ोगे, रिसेंट पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों से दो तरफे जो डिफरेंस है इनके ऊपर बहुत सवाल बन रहे हैं। ठीक है, वैसे ये लेटर्स के बीच में हमारे पास रिलेशन होते हैं। चलो C और H के बीच में और बता दो, कुछ एग्जांपल्स और हैं। C हमारे पास 3 है, H हमारे पास 8 है। ठीक है, 3 से 8 आपके पास में है, तो आपको करना क्या है? 5 ऐड हो रहा है। 5 ऐड हो रहा है तो ध्यान से देखना कि सर 5 स्थान के बाद में H आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 स्थान के बाद में H आ रहा है। तो अब आप देखो +5 है तो बीच के अक्षर कितने होंगे? 5 में से एक घटा दो, 4 अक्षर इनके बीच में। नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन। ठीक है, चलिए। तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सिलेक्शन बैच के साथ में जुड़ करके आप अपनी पूरी रीजनिंग को इसी प्रकार से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।